Hello everyone, welcome back to our channel Go for Agriculture. So in today's lecture we'll see part 2 of biological control methods. So in our previous lecture we have discussed about the predators and parasitoids. So in today's lecture we'll see microbial control. So if you're directly watching this video, I would request you to just go back to my previous lecture where I've discussed about the biological control agents. In that I've mainly discussed about predators and parasitoids. So if you're done with that lecture, you can just come back to this where we'll be discussing about the microbial control. So let's start with the lecture pathogenic microorganisms. So इस pathogenic microorganisms में हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया, फंजाई, नेमाटोड एंड वायरस के बारे में, and also we'll see how these are used to control the pest. So the first is bacteria. So बैक्टीरिया को भी हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये बैक्टीरिया मेनली पेस्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. और बैक्टीरिया को हम सकिंग माउथ पार्ट्स इंसेक्ट्स जो है जैसे एफिड्स है, स्केल इंसेक्ट्स है, सो इसके अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis जो है, सो इसको हम लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं. और बैसिलस पॉपुले जो है हम उसको जापानीज बीटल को कंट्रोल करेंगे और बैसिलस पेरिकस से हम डिप्टेरा को कंट्रोल करेंगे. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि बीटी टॉक्सिन से हम कौन सा पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि हम लेप्टोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा और नेमाटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं बीटी टॉक्सिन से. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिन एक्शन. वील सी हाउ द बीटी टॉक्सिन वर्क्स ऑन द पेस्ट. सो जैसे मान लो बीटी कॉटन है और मतलब हमें पता है बीटी कॉटन का मतलब है कॉटन में बैसिलस thuringiensis है. तो जैसे मान लो बीटी कॉटन ग्रो कर रहे हैं अपने फील्ड में और आपका कॉटन पे एक पेस्ट आ गया है, तो ये कॉटन का लीव्स को खा रहे हैं. सो ये कॉटन के अंदर बीटी है. सो ये पेस्ट लीव्स को खाने के बाद बीटी जो है वो पेस्ट के अंदर जाते हैं. सो ये बीटी मतलब बेसिकली क्रिस्टल और स्पोर का फॉर्म में होते हैं. लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हो ना. सो ये है क्राइजीन. सो ये जीन के अंदर एक क्रिस्टल और स्पोर होते हैं. सो दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द बीटी. ठीक है. सो क्रिस्टल जो है वो अंदर जाने के बाद इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्रिस्टल डिजोल्व हो जाते हैं. सो डिजोल्व होने के बाद डाइजेस्टिव गट के एंजाइम से हेल्प से क्रिस्टल एक्टिव फॉर्म में चेंज होते हैं. सो अब तक ये क्रिस्टल इनएक्टिव फॉर्म में और ये डिजोल्व होने के बाद एक्टिव हो गया, मीन्स इट हैव द एबिलिटी टू किल द इंसेक्ट. और ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंसेक्ट का स्टमक मतलब मिडगट में सो उसका एपिथेलियम से बाइंड होते हैं. सो द टॉक्सिन्स गोज इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड लीड्स टू सेल बर्स्ट. सो सेल बर्स्ट का मतलब है insect will be dead. So this is how Bacillus thuringiensis works in a pest. अब हम देखेंगे symptoms of the bacterial infection. So इसका first symptom है stoppage of feeding और दूसरा है regurgitation और diarrhea होती है. So regurgitation का मतलब है food मतलब हम food जो swallow किया है वो वापस mouth में आना है, regurgitation जैसे vomiting जैसे. दूसरा है diarrhea. So ये दोनों हो जाती है gut paralysis से, क्योंकि हमारा BT जो है मतलब बैक्टीरिया सो पेस्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रही है. सो गट पैरालाइज होती है. सो गट पैरालाइज होने से डायरिया एंड रिगर्गिटेशन होती है. और दूसरा है बॉडी डार्कन्स विद द डार्क बॉडी फ्लूइड और टिश्यू भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और पेस्ट से एक मतलब अनकम्फर्टेबल ओडर आती है. सो दैट वी फील लाइक अनकम्फर्टेबल ओडर. So in this picture you can see what are the different types of bacteria we'll use against a pest. जैसे Bacillus thuringiensis है BT और Bacillus pericus है BS और Pseudomonas fluorescens है PF. और इस दिनों में हमें सिर्फ BT कॉटन के बारे में पता है और ये 3 different types of bacteria हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं. So this is about bacteria. Next is fungi. और फंजाई को हम क्रॉप्स को पेस्ट से बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. और फंजाई का फ़ायदा ये है ये वाइड रेंज ऑफ पेस्ट को अफेक्ट करते हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज है. फंजाई एज बायोलॉजिकल कंट्रोल उसका सक्सेस बहुत कम है क्योंकि इसका एबिलिटी टू कंट्रोल पेस्ट इज स्लो, मतलब इसका एक्शन बहुत स्लो है. जैसे बिवेरिया बैसियाना है, हम इसको मास प्रोड्यूस कर सकते हैं
और ये वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं, जैसे वाइट फ्लाइज को, थ्रिप्स को, एफिड्स को, वीविल्स को ये कंट्रोल करते हैं। और मेटारहिजियम एनिसोपिले, और ये बीटल्स, लोकस्ट, ग्रास होपर्स के अगेंस्ट एक टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करके उसको मार देते हैं। दूसरा है टाइकोडर्मा विरिडे, सो इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट सिल्वर लीफ डिसीज ऑफ स्टोन फ्रूट्स। एंड द नेक्स्ट इज वेटिसिलियम लेकानी, सो इसको हम एफिड्स एंड वाइट फ्लाइज को कंट्रोल करते हैं। और लैग्नीडियम जाइगेंटियम एक्वाटिक, ये है एक एक्वाटिक फंजाई और हम इसको मस्किटो लार्वे को कंट्रोल करते हैं। और एस्टरसोनिया एलिरोडिस है, सो हम इसको स्केल इंसेक्ट्स एंड वाइट फ्लाइज के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज कॉर्डिसेप्स स्पीशीज, इसको हम आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फंजाई विच आर यूज्ड टू कंट्रोल डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्ट। तो अब हम देखेंगे कैसे फंजाई होस्ट को मार देते हैं, मतलब विल सी द मोड ऑफ एक्शन ऑन द होस्ट। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट है फंजल स्पोर्स जो है वो पेस्ट का बॉडी पे अटैच हो जाते हैं। सो ये है फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप है अटैच होने के बाद स्पोर जर्मिनेशन होती है। सो आफ्टर जर्मिनेशन फंजा प्रोड्यूसेस अ मास ऑफ हाइफे, मतलब माइसीलियम। ठीक है, सो ये माइसीलियम इंसेक्ट का बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती है। इसका मतलब है इट विल फीड ऑन द पेस्ट एज अ फूड। सो फंजा धीरे धीरे ग्रो होती है और ये इंसेक्ट्स को मतलब इट विल किल द इंसेक्ट। सो इंसेक्ट मारने के बाद फंजा स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है, मतलब it will produce a conidiophore. So from the conidiophores it will release some spores. So these spores they will get into the environment and they are ready to infect other pests. So इसका हम एक pictures के help से discuss करेंगे. So the first step है attachment of the spore to the body, और दूसरा step है germination, और तीसरा step है so ये germination होने के बाद ये hyphae को produce करती है, और ये hyphae it will penetrate into the epidermis of the body. ठीक है, और ये penetration के बाद it will literally move into the hemolymph. hemolymph का मतलब है blood of the pest और the blood of the caterpillar. और ये hemolymph से propagate होती है, मतलब propagation of hyphal bodies within the hemolymph. और ये propagation के बाद वो hyphal bodies का propagation से एक फंजाई ग्रो होती है। सो धीरे धीरे फंजाई से दिस विल प्रोड्यूस अ कोनिडियोफोर्स, मतलब कोनिडिया। ठीक है, सो दीज स्पोर्स विल बी रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एंड दीज स्पोर्स विल अफेक्ट द अनदर पेस्ट। So we'll say that this process of the fungi is really so slow, like it takes 4 to 7 days for its action, क्योंकि attachment of the spores से रिलीज ऑफ स्पोर्स, मतलब ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू किल अ पेस्ट। सो इसलिए द वर्क ऑफ द फंजाई इज स्लो। सो दैट्स व्हाई द रिकमेंडेशन ऑफ फंजाई इज रियली स्लो, बट इफ वी रिकमेंड द फंजाई इट विल वर्क ग्रेट ऑन द पेस्ट। सो अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ द फंजल इन्फेक्शन। सो इसको भी लॉस ऑफ हेपेटाइट एंड पैरालिसिस होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे, और इसका इंटेग्यूमेंट मतलब बॉडी पे डिस्कलर्ड पैचेस हो जाते हैं और ब्लड का एसिडिटी भी बढ़ जाते हैं, एंड ऑल्सो बॉडी विल बी हार्डेंड। और हमें पता है फंजाई माइसीलियम को प्रोड्यूस करते हैं। सो माइसीलियम को मतलब है वाइट कलर लेयर। ठीक है, सो इंसेक्ट के बॉडी पे वाइट लेयर जैसे दिखेगा। और पेस्ट का डेथ होने के बाद लार्वा इट विल बी कम्प्लीटली कवर्ड इन द वाइट लेयर लाइक दिस, like if you think that this is the larvae, so this larvae it will be completely covered with the white layer of the mycelium, and this white layer of the mycelium will be hanging from the leaf or the fruiting body. जैसे मान लो if there is a leaf and this will be hanging like this. ठीक है, so this is how it looks. और मैंने बोला the death occurs within the 4 to 7 days because it's a long process and also it depends on the host and the environmental conditions. So these are the symptoms of the fungal infection. Next is the virus. So virus में हम popularly nuclear polyhedrosis virus, granulosis virus, cytoplasmic polyhedrosis virus मतलब CPV, और
पॉक्स वायरस EPV को हम यूज़ करते हैं। और ये वायरस का मोस्ट प्रिफर्ड पेस्ट है कैटरपिलर्स, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, बीटल लार्वे। और इसका सिम्टम्स है लिम्प का मतलब है पेस्ट का एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, और मतलब इट विल बी इन लिटरली इन नॉट मूविंग स्टेज, इट वोंट मूव एट ऑल, इट विल बी लिटरली स्टेइंग इन अ सिंगल प्लेस। ये है लिम्प। और दूसरा है ब्लैक, आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि ए ब्लैक स्ट्रक्चर इज हैंगिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये है ब्लैक। और दूसरा है डेथ। सो दीज आर द 3 सिम्टम्स ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द वायरस। सो पहले वायरस जो इट विल गोज इनटू द पेस्ट, ठीक है। और लेकिन यू शुड मतलब यू नो दैट दिस इज द बॉडी ऑफ द वायरस, ये है कैप्सूल और इसके अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो वायरस को कैप्सूल जो होते हैं, सो दिस कैप्सूल ऑल्सो मतलब इनसाइड दिस कैप्सूल देयर विल बी वायरॉन्स। सो कैप्सूल डिजॉल्व होती है गट में, लाइक आप मतलब व्हेन द virus it will get inside the gut of the pest, so first capsule will be dissolved in the gut, so it will result in the release of the virons. So virons larvae को midgut cells को infect करते हैं, मतलब release होने के बाद वायरस larvae का midgut cells को infect करते हैं। और midgut cells में वायरस replicate हो जाते हैं, मतलब increase in number, उसका number increase होते हैं, मतलब बेबी वायरस को प्रोड्यूस करते हैं। सो रेप्लिकेट होने से बहुत सारा वायरस उसको प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज बेबी वायरॉन्स दे विल बी सराउंडेड बाय द कैप्सूल। सो ये कैप्सूल से सराउंड होने के बाद ये लास्ट स्टेज है पेस्ट को मारना। सो पेस्ट को मारने के बाद वायरस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द साइकिल ऑफ द virus. So the pest will be infected with the virus, and in the gut the capsule will be dissolved. Later the virons will be released, और ये virons pest का midgut cells को affect करते हैं, and their genetic material they will replicate. So ये replicate होने के बाद बहुत मतलब baby virons को produce करते हैं, and later pest को मारने के बाद baby virons they will be surrounded by the capsule, and later they will be burst from the cell and they will be released into the environment. So इसका मेन मोटो ये है replicate होना, इसके बाद पेस्ट को मारना, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वायरस वर्क। सो द नेक्स्ट इज नेमाटोड्स। सो नेमाटोड्स में 2 स्पीशीज़ बहुत पॉपुलर है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे स्टिनरनीमा स्पीशीज़ है और हेटेरोरहैबिटाइटिस स्पीशीज़ है। सो ये दोनों स्पीशीज़ हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये मतलब ये दोनों स्पीशीज़ का प्राइमरी प्रे मतलब प्राइमरी पेस्ट है सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट्स ऑफ बीटल्स एंड लेपिडोप्टेरा, और इसका की सिम्टम्स है फ्लैसिड और डिस्कलर्ड, ठीक है। और अब हम देखेंगे व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ दीज 2 स्पीशीज़। और इसका मेन क्वालिटी ये है, इसका एक्शन बहुत क्विक है, मतलब ये मतलब ये क्विकली होस्ट को किल करते हैं, जैसे जस्ट बिटवीन 24 to 48 आवर्स, और इसका वाइड होस्ट रेंज है और इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मतलब इट विल बी फाउंड इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका। एंड ऑल्सो इसका बैक्टीरिया से सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, जैसे Xenorhabdis एक बैक्टीरिया है एंड इट हैज़ अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ स्टेनर नेमेटिडाe, and also the Photohabdis it have Heterohabdidae. और ये infective stage. So this point we'll be discussing the next slide when we see how the virus, how the nematode will affect the pest. So now we'll see this point, like ये दोनों species of nematodes का mass produce करके कर सकते हैं, and also इसका life cycle जो है ये तो बहुत लंबा है, and also इसको हम easily यूज़ कर सकते हैं, and also we can save the natural enemies because they are the target organisms. जैसे if you want to kill a single pest, so this nematode will kill that pest, ठीक है। it means they won't kill the natural enemies, they just kill the harmful ones, ठीक है। so ये है इन दोनों species का special qualities। तो अब हम देखेंगे mode of action of
एंटोपैथोजेनिक एन, यहाँ पे EPN का मतलब है एंटोपैथोजेनिक नेमाटोड्स। सो हम ये माइक्रोबियल्स जो मतलब बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, हम इसको एंटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, एंटोपैथोजेनिक वायरस, एंटोपैथोजेनिक फंजे, एंटोपैथोजेनिक नेमाटोड्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं नेमाटोड्स में। ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज जो है यहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज जो है ये डेड होस्ट मतलब डेड इंसेक्ट्स में डेवलप होते हैं। सो डेवलप होने के बाद ये एक जो मतलब इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज को प्रोड्यूस करते हैं, थर्ड जुवेनाइल स्टेज। सो ये थर्ड जुवेनाइल स्टेज है, ये है इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। ठीक है। और ये थर्ड जुवेनाइल स्टेज it will search for a new host after releasing from this dead host. So first and second generation जो है they will develop in this dead host, और third generation it will come out of this dead host, and this third generation is free living independent, और ये नया host के लिए search करते हैं। So ये इसको नया host मिलने के बाद it will enter the new host through the body openings. Body openings का मतलब है स्पाइरिकल्स जो है, और माउथ है, एनस है। सो ये बॉडी ओपनिंग से ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मतलब इट विल एंटर द बॉडी ऑफ द पेस्ट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू दिस बॉडी ओपनिंग्स। इसके बाद सिंस दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द बैक्टीरिया, दे विल फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप with the bacteria, and later it will kill the pest, and later they will reproduce and they'll produce the first and second generation, and again they'll grow in a dead host, and again they'll come out, I mean the third generation will come out of the host. So यहाँ पे question ये है, what like which generation will be in the dead host and which generation will be free living? So the answer is first and second generation will be in the dead host, and the third juvenile will be in the मतलब will be outside, मतलब it is free living. So this is most important. J3 मतलब third juvenile infective stage. It is independent stage. ठीक है. So the next is yes. So till now we have discussed about the microbial controls. So now we'll see what are the advantages and disadvantages of biological control, the whole biological control. ठीक है. So first है absence of toxic effects. So इसमें हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं, so इसमें कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स कुछ नहीं होता. दूसरा है नो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द पेस्ट, क्योंकि हम पेस्ट को डायरेक्टली मार रहे हैं. जैसे प्रीडेटर्स है, पैरासिटॉइड्स है, पेस्ट को खा रहे हैं, और पैरासिटर्स जो है दे आर लेइंग इट्स एग्स इनसाइड देम, मतलब दे आर लिटरली ईटिंग देम. और ये फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड्स जो है वो भी इसको मार रहे हैं डायरेक्टली. So there will be no chance of the pest creating its resistance. दूसरा no residues of poison in soil and river. हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं, so there won't be any chance of the soil and river getting poisoned, and also no build-up of toxins, and also no killing of pollinators, क्योंकि all these microbials जो है और predators है, parasitoids है, all these are just target the pest, the bad insects, and they'll kill them. So there will be no harm to the natural enemies or the pollinators. So ये है advantages of biological control. दूसरा है disadvantages. So control is slow. जैसे आप देख सकते हो फंजाई में it will take 4 to 7 days. So the control is slow in some agents. और दूसरा इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू डेवलप. जैसे फंजाई है, नेमाटोड्स है, इसको हम लैब में भी हम मास प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो मास प्रोडक्शन का मतलब है एक्सपेंसिवनेस. सो सम फार्मर्स दे कॉन्ट अफोर्ड देम टू बाय, इसलिए कुछ एजेंट्स है दे आर एक्सपेंसिव. और दूसरा इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट सुपरविजन, एंड देन नेक्स्ट दे आर ऑफन अनप्रेडिक्टेबल. सो ये पॉइंट का मतलब ये है कि प्रेडिटर्स है, लाइक आई हैव डिस्कस्ड माई प्रीवियस लेक्चर, प्रेडेटर्स जो है उसका मेन डिसएडवांटेज है दे कैन किल द नेचुरल एनिमीज ऑल्सो, क्योंकि प्रेडेटर का मेन मोटो ये है इंसेक्ट्स को मारना. और इसको मतलब इट डजंट नो विच इज़ अ गुड इंसेक्ट एंड विच इज़ अ बैड इंसेक्ट्स. सो ये मतलब
चांस है कि ये नेचुरल एनिमीज़ को भी मार देती है. सो ये है, मतलब इसका एक्शन जो है इट्स लिटरली अनप्रिडिक्टेबल. सो ये है प्रेडेटर्स का एक डिसएडवांटेज है. सो दिस वे विल से द like this is one of the disadvantage of the biological control but not remaining, like क्योंकि parasitoids जो है और microbial control जो है they are literally target the pest species and kill them. ठीक है. So these are the advantages and disadvantages and the microbial growth, I mean microbial control of the biological control of the pest management. So this is it guys, in today's lecture we have seen the microbial control in the pest management. So if you have any queries you can just go through the lecture, or you can post in the comment section, or you can ask in the Instagram page, and also you can download this PPT from our Telegram channel Go for Agriculture. So thank you for watching. Till then, stay tuned, take care, bye bye.